Good evening, students. Welcome to Learners Academy. Good Shally, evening. Good evening. कनिका, योगराज, अवधि, वीडियो ऑन करो। लक्षिता, वीडियो ऑन करो। शैली, वीडियो ऑन करो। अवधि, चलो। The topic for today is बोलो, बताओ कल क्या किया था, आज क्या करना है, पता होना चाहिए ना। ये तो बोलो क्या करना था, बोलो आज क्या करना था। बोलो एक्सरसाइज। Start. कौन सी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी थी? 6.3. 6.3 स्टार्ट करनी थी आज। व्हाट अबाउट 6.2? क्योंकि हम क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटीज पढ़ रहे हैं। पढ़ चुके वो तो हम, बट हमने आज के लिए क्या डिसाइड किया था? क्या डिसाइड किया था बताओ आज के लिए? सिमिलरिटीज ऑफ एज फार एज आई नो हमने ये डिसाइड किया था कि 6.3 का इंट्रोडक्शन हो चुका है। अब अपन आज 6.2 का इंट्रोडक्शन करेंगे और 6.2 का इंट्रोडक्शन करने के बाद फिर 6.2 करेंगे, 6.2 के बाद फिर 6.3 करेंगे। ये डिसाइड किया था, बताओ। नहीं तो वीडियो सुनाऊं, दिखाऊं कल का? फिर मानोगे? रहने दो। चलो तो 6.1 दैट मीन्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 6.2 का इंट्रोडक्टरी पार्ट। हेडिंग मार्क करो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। एवरीवन, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दिस इज द ऑफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.2। 6.3 का इंट्रो पहले कर दिया, वो कोई बात नहीं, पहले अब अपन 6.2 का इंट्रो करेंगे, फिर दोनों के इंट्रोडक्शन हो जाएंगे। तो फिर अपन सीक्वेंस में पहले 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, देन 6.3 के क्वेश्चंस करेंगे। हेडिंग मार्क करो, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यू कैन सी द टॉपिक थेल्स थ्योरम। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? थेल्स थ्योरम। हेडिंग नोट डाउन कर ली सबने? Has everyone noted down the heading? बोलो, स्टार्ट करें? रेडी? न्यू टॉपिक, एंटायरली न्यू टॉपिक, तो फोकस करना पड़ेगा। टेल मी, रेडी? Yes, sir. Ready. Okay. So first of all, we will study what is the basic proportionality theorem in general. बिल्कुल इजी लैंग्वेज में सीखेंगे है क्या, ये समझ में आ जाएगी। What happened? ये समझ में आ जाएगी। उसके बाद क्या? उसके बाद फिर हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ समझ में आ जाएगा, फिर हम इसके एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा सॉरी, इसका भी तो वो भी है, कन्वर्स भी है। पहले सीधी थ्योरम समझ में आएगी तो फिर कन्वर्स यानी उल्टी थ्योरम की बात करेंगे, इसका उल्टा भी है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो बात करते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम। हेडिंग मार्क कर देता हूं मैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसे थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। वो इसलिए क्योंकि थेल्स नामक मैथमेटिशियन ने इस थ्योरम को डिस्कवर किया या इवॉल्व किया सबके आगे। मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम थेल्स की हमको देन है, इसलिए इस थ्योरम को उनके नाम से यानी थेल्स थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम। उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा। एंड वेन एवर से कि मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा, वे आप पहले समझ लो अच्छे से। जब भी मैं कहूंगा कि मैं ट्रायंगल ड्रॉ करूंगा तो दैट ट्रायंगल शुड बी ए स्केलिन ट्रायंगल। दैट ट्रायंगल शुड बी ए
ठीक है। तो देयर इज अ ट्राइंगल गिवन हियर ए बी सी। अब ध्यान से सुनिएगा। तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम एक ट्राइंगल में एप्लीकेबल होती है। किस में एप्लीकेबल होती है? कौन से ज्योमेट्रिक फिगर में एप्लीकेबल होती है? बोलो 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 भाई। हम्म। triangle. ट्रायंगल में एप्लीकेबल होती है। तो कोई सी भी थ्योरम स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए इसका यूज कहाँ है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कहा पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करने के लिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। अगर राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम में यूज हो ही नहीं सकती। तो सिमिलरली बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम यूज करने के लिए हमको एक ट्रायंगल चाहिए, कोई सा भी एक स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन तो मैंने बनाया, कैसा भी ट्रायंगल चाहिए फॉर इंस्टेंस। ठीक है। अब देखो थेल्स थ्योरम क्या कहता है। थेल्स भाई साहब कहते थे कि एक ट्रायंगल के अंदर, एक ट्रायंगल के अंदर ध्यान से सुनिएगा, अगर एक लाइन ड्रॉ कर दें, एक ट्रायंगल के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर दें जो उसकी एक दो तीन तीनों में से किसी भी साइड के पैरेलल हो। जैसे इसकी तीन साइड्स कौन कौन सी हैं? ए बी, बी सी, ए सी। तो लेट अस सपोज करो मैंने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी। किसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी मैंने? बीसी के पैरेलल मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। इस लाइन का नाम रख दिया मैंने लाइन एल। तो मैं ड्रॉ कर देता हूं एक बार। देखो बीसी के पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी जिसका मैंने नाम रख दिया एल। दिस इज लाइन एल जो कि इस साइड बीसी के पैरेलल है। यस और नो? बोलो। Yes, sir. ठीक है। तो जैसे ही मैंने लाइन एल पैरेलल ड्रॉ करी बीसी के, तो बची हुई दो साइड्स कौन कौन सी थी? ए बी एंड ए सी। तो इस लाइन एल ने ए बी और ए सी को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया। वो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स कौन कौन से हैं? ये वाले और ये वाले। यस और नो? डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया ना बची हुई दो लाइंस, दो साइड्स को। भाई एक साइड के तो पैरेलल बनाई, तो बची हुई दो साइड्स को भी इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन। बोलो नहीं करेगी? क्या करेगी? ना करेगी। तो लेट से मैं इन दो पॉइंट्स को मान लेता हूं पी एंड क्यू। तो लाइन एल की क्या खास बात है? लाइन एल बीसी के तो पैरेलल है और ए बी और ए सी को पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करती है। यहां तो कोई डाउट नहीं है? No, बोलो। sir. नो सर। तो अगर लाइन एल बीसी के पैरेलल है, ध्यान से सुनना, लाइन एल अगर बीसी के पैरेलल है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पी क्यू बीसी के पैरेलल है, क्योंकि पी क्यू भी तो लाइन एल का ही पार्ट है। यस और नो? Yes, से sir. लेके क्यू जो लाइन सेगमेंट है, पी से लेके क्यू लाइन सेगमेंट, लाइन एल तो एक लाइन है, उसका एक सेगमेंट पार्ट काट दिया मैंने पी क्यू। तो लाइन एल अगर बीसी साइड के पैरेलल है तो पी क्यू जो सेगमेंट बना, लाइन सेगमेंट बना, वो भी बीसी के पैरेलल होगा क्योंकि वो भी उसी का पार्ट है। तो चाहे से ये वाली बात गिवन हो, चाहे से ये वाली बात गिवन हो, दोनों बातें आर वन एंड द सेम थिंग। कुल मिला के इनमें से कोई सी भी एक चीज गिवन हो तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की मदद से ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि बची हुई जो दो साइड्स हैं ए बी एंड ए सी, ये दोनों साइड्स सेम रेशियो में डिवाइडेड हैं। क्या कहा मैंने? देखो प्रोपोर्शनैलिटी वर्ड जहां आ गया वहां पे रेशियो का तो लेना देना होगा ही होगा। ये बची हुई दो साइड्स जो है ना ए बी और ए सी, ये सेम रेशियो में डिवाइडेड है। सेम रेशियो में डिवाइडेड होने का मतलब देखो जैसे मैंने पी मार्क किया तो ये लाइन सेगमेंट, ये साइड डिवाइड हो गई, किसी न किसी रेशियो में डिवाइड हुई होगी। हो सकता है जैसे मान लो कि 5 सेंटीमीटर की लाइन ये साइड थी तो 2 सेंटीमीटर ऊपर रह गया हो, 3 सेंटीमीटर नीचे रह गया हो, तो किस रेशियो में डिवाइड हुई? 2:3। सपोज करो 1 सेंटीमीटर ऊपर रह गया और 4 सेंटीमीटर नीचे रह गया हो, तो किस रेशियो में डिवाइड हुई? ए बी साइड 1:4। तो किसी भी रेशियो में डिवाइड हो सकती है ना। तो ये क्या कह रहा है कि ये दोनों साइड्स किसी भी रेशियो में डिवाइड हो पर ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। अगर यहाँ पे 2:3 का रेशियो है तो साइड ए सी भी 2:3 के रेशियो में ही डिवाइड हुई होगी। दोनों का रेशियो ऑफ डिवीजन सेम रहेगा बची हुई दो साइड्स का। भाई एक साइड के तो पैरेलल है और बची हुई दो साइड्स को डिवाइड कर रही है, तो अगर एक साइड का पैरेलल है तो बची हुई दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। कौन? ये लाइन एल या फिर लाइन पी क्यू, दोनों में से कुछ भी बात कह दो। बोलो समझ में आ गया क्या सिंपल से वर्ड्स में? बोलो। तो इससे क्या Yes, sir. रिजल्ट निकलता है कि ए बी, साइड्स ए बी, साइड्स ए बी एंड दूसरी साइड कौन सी है? ए सी, आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अगर ये गिवन है तो ये रिजल्ट है। समझ आया? अगर ये गिवन है तो ये रिजल्ट है। कन्वर्स क्या होगा? ये गिवन होगा वो रिजल्ट होगा। अभी कन्वर्स की बात चलो बाद में करते हैं। डिवाइडेड इन द सेम रेशियो।
अब ये तो स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया हमने, इसको थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो और करके मैं लिख सकता हूँ। सेम रेशियो में डिवाइडेड होने का मतलब क्या हो गया, एपी और पीबी का जो रेशियो है, एपी डिवाइडेड बाय पीबी, वही सेम रेशियो एक्यू और क्यूसी का होगा, AQ डिवाइडेड बाय QC, दिस टू रेशियो विल बी सेम। तो ये तो हो गया इसका मैथमेटिकल रिजल्ट एज पर दिस फिगर, और ये हो गया इसका स्टेटमेंट फॉर्म में रिजल्ट। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा में बात करें तो व्हेन अ लाइन is parallel, when a line is drawn parallel to any one side of a triangle, then that line always divides the remaining two sides in the same ratio। बोलो याद हो गया, फिर से रिपीट करें। If a line is drawn parallel to any one side of a triangle, then what happens? Then that line L divides the remaining two sides of the triangle in the same ratio. This is basic proportionality theorem, or in other words we can say Thales theorem। समझ आया क्या? Yes, sir. आया समझ अच्छे से? इसकी लाइंस, इस साइड ए बी की और एसी की लेंथ अलग अलग हो सकती है, ये छोटी बड़ी भी हो सकती है, बड़ी छोटी भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, बट ये रेशियो ऑफ डिवीजन सेम रहेगा। मान लो ये 5 सेंटीमीटर की और ये 10 सेंटीमीटर की है, मान लो ये टोटल 5 सेंटीमीटर की है लाइन, और ये साइड मतलब ए बी, और ये पूरी साइड ए सी मान लो 10 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब ये 2:3 में डिवाइड होगी तो कैसे, ऊपर कितना बचेगा 2 सेंटीमीटर, नीचे कितना बचेगा 3 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर भी फिर 2:3 में डिवाइड होगा। 10 सेंटीमीटर को 2:3 में डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचेगा 4 सेंटीमीटर और नीचे बचेगा 6 सेंटीमीटर। तो 2/3 करो या 4/6 करो, सेम रेशियो मिलता है ना, मतलब डिवीजन सेम रेशियो में होगा अगर आपने पैरेलल बनाई है। क्लियर? अब कई बच्चों को ये दिक्कत हो सकती है, दिक्कत तो क्या हो सकती है, मतलब ये आगे की कहानी है कि सर आपने बीसी के पैरेलल बनाई, आप किसी और साइड के पैरेलल बना के दिखाओ, क्योंकि थ्योरम तो ये कहती है कि तीनों साइड्स में से किसी भी एक साइड के पैरेलल बनाओ। तो अभी हमने बीसी के पैरेलल बनाई थी, लेट्स से अगर इसी को मैं किसी और साइड के पैरेलल बनाऊं, किसी और साइड मतलब कौन सी है दो साइड्स बची हुई, बोलो। AB और AC और AB। AC और AB, तो AC और AB में से किसी एक साइड के पैरेलल बना दूं मैं, बोलो किसके बनाऊं, कौन सी साइड के पैरेलल बनाऊं, टेल मी। AC के बनाऊं, तो लेट्स से मैंने AC के पैरेलल बनानी चाहिए इसको, ऐसे लाइक दिस। अब फ्री हैंड से बना रहे हैं तो थोड़ा एग्जैक्ट पैरेलल हो सकता है ना बने। देखो ये लाइन L बना दी मैंने, ये अब की बार AC के पैरेलल है, देखो ध्यान से AC की सीध में जा रही है, मतलब AC को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो AC के अगर पैरेलल है तो बची हुई दो साइड्स को लेट्स से P और Q में इंटरसेक्ट करती है, यहाँ P और यहाँ Q। तो अब जो बची हुई दो साइड्स कौन कौन सी हो गई, AB और BC। तो AB और BC सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, दैट मीन्स BP बाय PA, दैट मीन्स BP बाय PA का रेशियो BQ बाय QC के रेशियो से मैच करेगा, BQ बाय QC के रेशियो से मैच करेगा। बोलो समझ आया? समझ आया? यस सर। यस। ओके, तीसरा केस भी ले लो लगे हाथ। ए बीसी के पैरेलल ले लिया, एसी के पैरेलल ले लिया, तो ए बी कहेगा कि मुझे क्यों छोड़ते हो, मुझे भी लेके दिखाओ। तो ये लो साहब, अब किसके पैरेलल लेना है अपने को, ए बी के पैरेलल लेना है। तो लेट्स से ए बी के पैरेलल ऐसे ले लेता हूं मैं, यहाँ से गुजरती है लाइक दिस। तो ये ए बी के पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है तो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, लेट्स से पी यहाँ ले लो, क्यू यहाँ ले लो, कहीं भी ले सकते हैं इसे। तो अब बताओ क्या रेशियो बनेगा, चलो अब बोलो क्या रेशियो बनेगा। AP अपॉन CP इक्वल टू BQ अपॉन QC। एक बार फिर से बोलना, एपी अपॉन सीपी इक्वल टू BQ अपॉन CQ। यू अपॉन सीक्यू। CQ। ठीक है, अब देखो आपने रेशियो तो सही बताया, ये रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करेक्ट, 100% करेक्ट है, आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। बट आगे क्वेश्चंस करने में हमको कंफ्यूजन ना हो, या फिर हम सेम ही लॉजिक यूज करें, इसलिए मैं आपको कहूंगा कि इस रेशियो का रेसिप्रोकल करना जरा क्या बनता है, सीपी बाय पीए इक्वल टू CQ बाय QB। मैं कहूंगा इसमें रेसिप्रोकल वाला रेशियो याद करो। देखो बेटा ध्यान से सुनो, लाइन L अगर AB के पैरेलल है तो बचा हुआ वर्टेक्स C है ना, तो रेशियो C से बनाना स्टार्ट करो, CP बाय PA इक्वल टू CQ बाय QB।
इस लॉजिक से चलोगे तो आगे सवाल करने में तकलीफ नहीं आएगी। हालांकि रेशियो आपने भी करेक्ट बनाया क्योंकि इसका रेसिप्रोकली तो बनाया आपने, इधर से इधर ना लेके आपने इधर से इधर बनाया। आप हमेशा थर्ड वर्टेक्स से स्टार्ट करें। जिस लाइन को उसने पैरेलल लिया है, ए बी से पैरेलल लिया, तो ए और बी तो हो गया यूज, तो थर्ड वर्टेक्स कौन सा बचा? सी। तो आप सी से स्टार्ट करें। बोलो समझ आया? आया समझ? बताओ। तो इस वाले केस में यस लाइन, सर, यस सर। इस वाले केस में लाइन एल किसके पैरेलल थी? ए बी के, नहीं ए सी के। और इस वाले केस में लाइन एल किसके पैरेलल है? बोलो। ए बी के। तो ए लॉजिक इज दैट, और इस वाले केस में किसके पैरेलल थी? सबसे पहला केस है तो पैरेलल टू बी सी के। ठीक है। द लॉजिक इज दैट, देखो तीनों लॉजिक्स को ध्यान से देखते हैं। इसमें बीसी के पैरेलल थी, तो बचा हुआ वर्टेक्स कौन सा है? ए। तो देखो ए से स्टार्ट किया है मैंने। इसमें किसके पैरेलल थी? एसी के, तो बचा हुआ वर्टेक्स क्या है? बी। तो मैंने बी और बी से स्टार्ट किया है रेशियो बनाना। इसमें ए बी के पैरेलल थी, तो बचा हुआ वर्टेक्स क्या है? सी। तो मैंने रेशियो बनाना किससे स्टार्ट किया? सी से स्टार्ट किया। अच्छा वापस इस पे आओ। इसमें लाइन बीसी के पैरेलल थी, तो लास्ट में बी और सी है। इसमें लाइन एसी के पैरेलल थी, लास्ट में ए और सी है। इसमें लाइन ए बी के पैरेलल थी, लास्ट में ए और बी। ये सिमेट्री आप जितना हो सके मैच करो, तो क्वेश्चंस बड़ी स्मूथली होंगे। बड़ी सरल एक्सरसाइज लगेगी अगली। एक सिस्टमेटिकली तरीके से हम हर चीज बनाए ना, जो रेशियो बनाना है। अब रेशियो लेकिन इधर से इधर बनाए, इधर से इधर बनाए, तो कभी हम इधर से इधर बना रहे हैं, कभी हम इधर से इधर बना रहे हैं, तो फिर वो सिस्टमेटिक तरीका नहीं हुआ। हो तो रहा है लेकिन कंफ्यूज आप भी रहेंगे, और हो सकता है कोई सवाल तो सॉल्व ही ना हो पाए, क्योंकि अगर उसको इधर से इधर का रेशियो चाहिए, आपने इधर से इधर का बना दिया, तो सॉल्व भी नहीं होगा। ठीक है, क्या समझ आया? बोलो। क्लियर? यस सर। सो अगर आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम समझ में आ गई है, तो आप इसका पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए, और फिर हम बात करेंगे इसके प्रूफ की। सर आपको कैसे पता चला कि ये रेशियो इक्वल आएगा? ये तो थ्योरम कह रही है, बट वेयर इज द प्रूफ कि ये रेशियो इक्वल आएगा? ठीक है, तो पहले हम इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट लिखने का सवाल कई बार एग्जाम में आया है। मतलब केवल स्टेटमेंट लिखना है, और स्टेटमेंट लिख के आपको बताना है कि रेशियो कैसे बना, प्रूफ नहीं करना है ना। तो लिखो, if a line is drawn parallel to any one side of a triangle to intersect the other two sides at two distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. Then the other two sides are divided in the same ratio. सर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स। वो लाइन जो है बची हुई दो साइड्स को दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। क्योंकि देखो, इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर आपने बात छेड़ी है तो इधर देखो स्क्रीन पे, लेट से ये ट्राइंगल था, ओके, ए बी सी। मैंने कहा बीसी के पैरेलल लाइन बनाओ, तो कोई इधर भी बना देगा। ये लो सर, मैंने बीसी के पैरेलल लाइन बनाई है, तो ये अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रही है क्या? नहीं कर रही। अब आप कहोगे कि सर अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट करना लिखो ना, ये क्यों लिख रहे हो एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स? बस इतना लिख दो, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स। तो अदर टू साइड्स को तो मैं यहां पर भी इंटरसेक्ट करवा सकता हूँ ए पे। देखो भैया, अगर मैंने ए पे इंटरसेक्ट कराया, तो ए बी में भी और एसी में भी है, तो इस लाइन ने ए बी और एसी दोनों को इंटरसेक्ट कर दिया ना। बट प्रॉब्लम यह है कि इस लाइन ने ए बी और एसी को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं किया। इसलिए यहां पे लिखना जरूरी है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन होना चाहिए, जब जाके थ्योरम एप्लीकेबल होगी। अभी क्लियर है शौर्य? यस सर। ठीक है। अदर टू साइड्स को इंटरसेक्ट भी करे, और दो अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करे। तेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट अलग हो और तेरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट अलग हो, ऐसा नहीं कि दोनों का कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बची हुई दो साइड्स जो होंगी, दे विल बी डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अब आप ट्राइंगल बना लीजिए एंड वी विल स्टार्ट द प्रूफ। इस ट्राइंगल के अंदर जो डॉटेड फॉर्म में बना हुआ है, जो भी
ड्राइंग बनी हुई है डॉटेड फॉर्म में, वो कंस्ट्रक्शन पार्ट है, वो कंस्ट्रक्शन पार्ट है बेटा, ठीक है। ट्राइंगल ड्रॉ हो गया क्या? यस सर। ये जो बाकी जो डॉटेड फॉर्म में बना हुआ है वो सब कंस्ट्रक्शन वर्क है। अभी कंस्ट्रक्शन वर्क को रीड करते हैं तब ये समझ में आएगा। अभी तो आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो, बट वो डॉटेड फॉर्म वाला चाहो तो बना दो, आपको समझ अभी कम आ रहा होगा कि क्या बना हुआ है। जब देख के बना दो बस, फिर वो कंस्ट्रक्शन वर्क क्या है वो अभी रीड करके बताते हैं। और डिस्क्लेमर ले लो भाई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरम के क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है ही सही, इवन पूरी एक्सरसाइज है इसके थ्योरम के एप्लीकेबिलिटी पे, बट थ्योरम का प्रूफ भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो अभी हम कर रहे हैं, अगर ये एग्जाम में आ जाता है तो ये 4 नंबर का सवाल बनता है जो अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं, इसका प्रूफ। ठीक है, प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, सीधे सीधे शब्दों में पूछेगा। तो स्टार्ट करेंगे प्रूफ। तो कोई भी प्रूफ स्टार्ट करते हैं तो उसका फॉर्मेट सबको पता है, पहले गिवन पॉइंट्स, देन टू प्रूव वाले पॉइंट्स, देन कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट्स, और लास्ट में प्रूफ सेक्शन स्टार्ट होता है। ऐसे ही करते हैं, बताओ। तो गिवन पॉइंट्स क्या है? गिवन पॉइंट्स ये हैं कि एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसके अंदर पहला गिवन पॉइंट क्या है बताओ, कि ये जो डीई है इस बीसी के पैरेलल है। अब लाइन बनाओ या लाइन सेगमेंट बनाओ, बात एक ही है। अगर आप चाहो तो इस तरीके से लाइन भी बना सकते हो, और चाहो तो, क्योंकि बची हुई लाइन का तो पार्ट का कोई रोल है ही नहीं ना, पार्ट का रोल तो केवल इस लाइन सेगमेंट का है, तो हम सीधे सीधे डीई भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने सरल तरीका चुना है, अगर आप चाहो तो लाइन एल भी खींच सकते हो। ठीक है, सो डीई पैरेलल बीसी, ये पहला गिवन पॉइंट। और दूसरा गिवन पॉइंट क्या है कि जो डीई मैंने पैरेलल बनाई है ये ए बी को डी पे इंटरसेक्ट करती है, और एसी को ई पे इंटरसेक्ट करती है। तो ये दो गिवन पॉइंट है, बस लिखो इन ट्राइंगल एबीसी, फर्स्ट एंड सेकंड करके दो गिवन पॉइंट्स डाल दो। डाल दिए? उसके बाद टू प्रूव एंड देन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में भी दो कंस्ट्रक्शन वर्क है। प्रूव क्या करना है अपने को, कि बची हुई साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है। तो बची हुई साइड सेम रेशियो में डिवाइड हो रही है, दैट मीन्स, एक बार स्क्रीन पे आ जाओ। हमने अभी समझने के लिए पी क्यू लिखा था, लेकिन अभी प्रूफ में हमने डीई लिखा है। प्रूफ में हमने क्या लिखा है? डीई लिखा है। तो यहां से बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यूज करो, बताओ कौन सा रेशियो बनेगा। अगर डीई पैरेलल क्या है? बीसी है, तो कौन सा रेशियो बनेगा बताओ। देखो, विदाउट लुकिंग एट द फिगर भी बना सकते हैं। ट्राइंगल बीसी में से बचा हुआ वर्टेक्स कौन सा है? बोलो, बचा हुआ वर्टेक्स कौन सा है? ए। ए। ए से पहले जाओ डी, और ए से पहले बाद में जाओ ई। तो ए डी और ए ई, ये तो हो गए न्यूमरेटर पार्ट। ठीक है, डिनोमिनेटर पार्ट क्या होंगे? डी पे खत्म किया तो डी से स्टार्ट करो, ई पे खत्म किया तो ई से स्टार्ट करो, और बी सी है ना, बी सी का बी इधर लिखो, सी इधर लिखो। अब चेक करो ये रेशियो बन रहा है क्या? ए डी बाय डी बी इक्वल टू ए ई बाय ई सी। तो इस तरीके से विदाउट लुकिंग एट द फिगर, केवल इतना पता हो कौन किसके पैरेलल हो, तो भी मैं वहां से ट्राइंगल का में क्या रेशियो बन रहा है यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मैं बना सकता हूँ। बना सकते हैं ना? तो यही प्रूव करना है आपको, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी है, साबित कर।
अब कंस्ट्रक्शन वर्क की बारी, एक बार लिख लो कंस्ट्रक्शन वर्क, फिर समझाते हैं फिगर में। तो टेस्ट के लिए रेडी होंगे होपफुली आप 1-2 दिन में। लिख लिया कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट्स? यस सर होगा। ओके, एक बार कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट्स पढ़ते हैं, फिगर पे आओ, देखो क्या करना है, मैं ऐसे बता देता हूँ फिर अपन नीचे मैच करते हैं। आपको क्या करना है, डी से एई पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसका नाम रख देंगे हम डीएम। तो ये डीएम जो है इस एई से परपेंडिकुलर है, मतलब एई और डीएम एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं एम पॉइंट। समझ आया भाई? ये एई है, ये डीएम है, तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। पहला कंस्ट्रक्शन ये। दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या है, सिमिलरली ई से लेके आपको एडी पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ई से लेके आपको एडी पर भी क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। उस परपेंडिकुलर का नाम रखना है ई एन। उसका नाम रखा था डी एम, तो इसका नाम रखना है ई एन। ठीक है, इन दोनों को एक ही पॉइंट पे शामिल किया है हमने, है ना। ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू एई एंड ई एन परपेंडिकुलर टू एडी, इसको एक ही पॉइंट में शामिल किया है पहला कंस्ट्रक्शन पॉइंट में। सेकंड कंस्ट्रक्शन पॉइंट इज वेरी इजी, बी से ई को ज्वाइन करो, सी से डी को ज्वाइन करो, यानी ज्वाइन बीई एंड सीई। दोनों कंस्ट्रक्शन पॉइंट समझ में आ गए? बताओ। दोनों यस सर। कंस्ट्रक्शन, पहले कंस्ट्रक्शन पॉइंट में हमने परपेंडिकुलर खींचे हैं और दूसरे में नीचे वाले ट्रेपेजियम के डायगोनल्स को जोड़, नीचे एक ट्रेपेजियम बन रहा है अगर आपने नोटिस किया होता है ऐसा, तो नीचे वाले ट्रेपेजियम के डायगोनल्स को हमने जोड़ा है सेकंड कंस्ट्रक्शन पॉइंट में। ठीक है, दोनों हो गए। चलें फिर आगे प्रूफ सेक्शन पे। प्रूफ सेक्शन पे चलेंगे बच्चों, बोलो। यस सर। ओके, प्रूफ सेक्शन पे जाने से पहले अब उसके प्रूफ सेक्शन में कुछ कुछ बातें ऐसी आएंगी जो हो सकता है, मतलब पुरानी नॉलेज हमको यूज करनी पड़ेगी एरिया की, तो हो सकता है कई बच्चों को वो नॉलेज ना हो, तो पहले उसी को डिस्कस कर लेते हैं और डिस्कस करके पूछ लेते हैं, अगर कोई चीज नहीं आती है तो वो पहले समझ लेते हैं। ओके, ठीक है, चलो देखो ध्यान से सुनो जो मैं कहने वाला हूं। मुझे एक चीज बताओ, ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, ये एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, यस और नो? ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना। तीन तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, और ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, राइट? यस और नो? दिस इज एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये एक्यूट ट्राइंगल कह देते हैं, तीनों एंगल एक्यूट एंगल है इसमें। दिस इज अ राइट ट्राइंगल, एक्यूट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। और ये क्या है, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल या ऑब्ट्यूज ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल ये वाला क्या होता है, ऑब्ट्यूज होता है, यानी 90 डिग्री से बड़ा होता है। इसमें तीनों एंगल एक्यूट होते हैं 90 से छोटे, इसमें एक एंगल 90, बचे हुए दो एक्यूट, इसमें एक ऑब्ट्यूज, बचे हुए दो एक्यूट। तो इन तीन ट्राइंगल के बारे में आप जानते हैं ना, तो बचपन से सीखा होगा, 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, सब जानते हैं, बोलो 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 बोलो। यस सर। यस सर। लेट्स से मैं तीन ट्राइंगल का नाम अभी के लिए एबीसी रख देता हूँ, एबीसी, एबीसी, एबीसी। अब आप तीनों ट्राइंगल्स में वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करने की कोशिश करें, वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो जब मैंने यहाँ पे वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो परपेंडिकुलर कुछ ऐसा बनेगा, लगभग लगभग बीसी पर, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, बताओ ऐसा ही बनेगा, परपेंडिकुलर ऐसे ही बनेगा ना बीसी पर। बीसी पर हाइट बना दी मतलब मैंने इस ट्रायंगल की, बोलो ऐसी बनेगी। यस सर। तो ये तो हुआ साहब एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल में जब ए वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बनाएंगे ना,
तो पता है कैसी बनेगी, ये ए बी खुद ही इसके परपेंडिकुलर बनेगी, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन तो है, तो गिवन है तो कोई अलग से थोड़ा ना बनेगी भाई। 90 डिग्री की लाइन तो एक ही खींचने में आएगी ना। सपोज करो ये एक पॉइंट है, ये एक लाइन है, तो ये मान लो 60 डिग्री की लाइन है, ये मान लो 70 डिग्री की लाइन है, ये मान लो 80 डिग्री की लाइन है, और ये मान लो 90 डिग्री की लाइन। तो 90 डिग्री की लाइन तो एक ही बनेगी ना, ऐसा थोड़ा ना कि दो तीन बनेगी, एक ही बनेगी, एक यूनिक बनती है 90 डिग्री वाली लाइन। तो जब यूनिक बनेगी तो ये तो बनी बनाई है ना ऑलरेडी, तो यही खुद ही होगी, फिर परपेंडिकुलर कोई दूसरी नहीं होगी। तो यहाँ पे आप इसी को पी पॉइंट मार्क कर लो, या फिर ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी लिख दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये ए बी खुद ही परपेंडिकुलर है बीसी के। डन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आप इधर आओ, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आप ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो बता सकता है कैसे बनेगी, सोच के बताओ, सोच के बताओ कैसे बनेगी, लगाओ दिमाग, बताओ शौर्य कैसे बनेगी। ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है मुझे। सर बीसी को एक्सटेंड कर देंगे, फिर ए से लाइन खींच देंगे। यस, बीसी को उसके लिए मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, और फिर ए से जैसे परपेंडिकुलर बना रहे थे वैसे ही बनेगी। एपी परपेंडिकुलर टू बीसी ऐसे बनेगी, बोलो। एपी परपेंडिकुलर एक्चुअली पीसी बोला जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट पीसी हो गया ना अभी, ये पीबीसी बोल दो नहीं तो। ऐसे ही परपेंडिकुलर बनेगी। अब आप तीनों परपेंडिकुलर को फोकस करो, कैमरामैन ध्यान से फोकस करो। इधर परपेंडिकुलर ट्राइंगल के अंदर है, इधर परपेंडिकुलर ट्राइंगल की साइड के ऊपर है, और इधर तो बाहर ही निकल गई। उधर अंदर थी, खिसक के ऊपर आई, बाउंड्री लाइन पे आई, और फिर खिसक के बाहर निकल गई। तो परपेंडिकुलर लाइन जो है एक ट्राइंगल के अंदर, वो तीन जगह पे हो सकती है, ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल की साइड के ऊपर, और ट्राइंगल की तीनों साइड से बाहर। ये चीज समझ में आ गई क्या, हो सकती है ना। यस सर, यस सर। और अच्छा, ट्राइंगल का टाइप भी अब आपको याद हो गया कि मान लो लेट अस से ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो 100% परपेंडिकुलर बाहर होगी, मान लो राइट एंगल ट्राइंगल है तो 100% परपेंडिकुलर साइड के ऊपर, और मान लो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है तो फिर परपेंडिकुलर अंदर ही होंगी। ठीक है, अब मैं ये क्यों समझा रहा हूं आपको, इसलिए क्योंकि अब जो हमारे फिगर में कुछ ट्राइंगल ऐसे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आपको दिखेंगे जिनकी परपेंडिकुलर्स उन ट्राइंगल के बाहर होंगी। तो अगर मैं उधर आपको कहता ना ये इसकी ट्राइंगल की हाइट है, अभी देखो इधर, अगर इस ट्राइंगल का एरिया निकालना हो तो कैसे निकालेंगे पता है, इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे बोलो। एरिया ट्राइंगल एबीसी निकालना हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालते हैं। तो हाफ इंटू बेस क्या है बीसी, और हाइट क्या है ए बी। इधर कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस क्या है वही बीसी, और हाइट इधर क्या है ए बी। और इस ट्राइंगल का एरिया पता है कैसे निकालेंगे, सोच के बताओ। बेस क्या है इसका, बेस अभी भी बीसी ही माना जाएगा, और हाइट इसकी क्या मानी जाएगी पता है, एपी। अब ये इस वाले केस में और इस वाले केस में तो डाइजेस्ट हो जाता है ये, इस वाले केस में और इस वाले केस में तो ये फॉर्मूला डाइजेस्ट हो जाता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल केस में ये फॉर्मूला कई बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता कि सर ये इसकी हाइट मानी जाएगी क्या, बिल्कुल मानी जाएगी, ये इसकी हाइट बिल्कुल मानी जाएगी, और बेस वही रहेगा बीसी। इसी तरीके से इस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाला जाएगा। अब अपन उस हमारे गिवन फिगर में भी एक या नहीं दो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, और इसी तरीके से निकालेंगे, उसकी हाइट उस ट्रायंगल के बाहर बनाई जाएगी। रेडी हो, यस सर। ए बी सी इंटू ए बी। ठीक है, बीसी तो हो गई मेरी बेस, एपी हो गई मेरी हाइट। इसमें बेस पीसी मत कर देना, पीसी तो इस ट्रायंगल की कोई साइड ही नहीं है, बेस का काम हमेशा ट्रायंगल की एक साइड करती है। तो ये ट्रायंगल की एक साइड है, ये ट्रायंगल की एक साइड है, ये ट्रायंगल की एक साइड है। ट्रायंगल के बेस होने का काम उसकी एक साइड करेगी हमेशा। ऐसे मत कर देना कि सर इसको पीसी बेस मान लेंगे, नहीं, बेस पीसी नहीं होगा, बेस इसमें भी बीसी ही होगा, चाहे से हाइट बाहर रखी हुई है उससे कोई मतलब नहीं है। अंडरस्टूड, समझ आया, क्लियर, क्लियर है सभी को, ओके। चलो, लेट अस गो टू आवर यस सर। लेट अस गो टू आवर फिगर देन। तो मैं अपना वाला फिगर इधर ही बना देता हूँ एक बार, और पहले समझ लो पूरा अच्छे से, लिखने से पहले इसका प्रूफ समझ लो बच्चों अच्छे से। मैं अपना वाला ट्राइंगल यहीं बना देता हूँ एक बार, जब मीटिंग एंड हो रही है तो फिर आप ज्वाइन कर लीजिएगा प्लीज। यहाँ से बना दो, ए बी सी डी ई।
और हमने क्या कंस्ट्रक्शन वर्क किया, एक तो डी एम परपेंडिकुलर टू ए, और दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने ई एन परपेंडिकुलर टू ए डी, और फिर हमने बीई को और डी सी को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, दिस इज द फिगर। अब सुनना ध्यान से, मुझे बताओ ऊपर एक ट्राइंगल है एडीई, दिख रहा है आपको? ट्राइंगल दिख रहा है एडीई, बोलो दिख रहा है? यस सर। इस ट्राइंगल एडीई का एरिया कैसे निकालेंगे? सब कुछ भूल जाओ, जो जो मैं पूछता जाऊं उसका जवाब दो, भूल जाओ कि हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूव कर रहे हैं। आप तो जो मैं पूछता हूं उसका सवाल का जवाब देते रहो। ऊपर वाले ट्राइंगल एडीई का एरिया कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं कह रहा हूं बेस ले लो तुम एडी, बेस क्या ले लो? एडी। भाई तीन में बेस का काम ट्राइंगल में की तीन साइड्स में से कोई एक साइड करेगी। इस ट्राइंगल की तीन साइड्स कौन कौन सी हैं? ए डी डी ई ए, ये तीन साइड्स हैं, इनमें से कोई भी एक साइड बेस का काम कर सकती है। तो लेट्स से मैंने बेस ले लिया एडी, क्या ले लिया? बेस एडी। तो अब एडी के ऊपर ही हाइट चाहिए, जो बेस लिया उस बेस पर ही हाइट चाहिए, कहीं और नहीं चाहिए। तो इस एडी बेस पर क्या हाइट ड्रॉ करिए आपने, बताओ? ई एन। क्या ड्रॉ करिए आपने? ई एन। तो इस ट्राइंगल एडीई का एरिया ये हो जाएगा जो लिखा हुआ है, बोलो हो जाएगा क्या? हो जाएगा, बताओ। अच्छा, कोई ये भी कहेगा कि सर मैं तो ट्राइंगल एडीई का एरिया निकालने के लिए ना बेस एडी नहीं लूंगा, बेस एई लूंगा। अब अगर आप बेस एई ले लो तो एई पे क्या हाइट बनी है, बताओ? एई पे क्या हाइट बनी है, बोलो, बोल के बताओ सारे बच्चे। एई पे क्या हाइट बनाई है हमने? डीएम। डीएम। तो एई इंटू डीएम करना पड़ेगा। यहां तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अब मुझे एक और चीज बताओ, नीचे भी एक ट्राइंगल दिख रहा है मुझे, ट्राइंगल बीडीई, बीडीई, इसका एरिया जब मैं निकालूंगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट सेम। बीडीई को हाईलाइट कर रहा हूं मैं, चलो बीडीई कहां दिख रहा है? बी डी ई, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल दिख रहा है, बोलो, जो ब्लू शेड कर दिया मैंने, ब्लू बाउंड्री से हाईलाइट कर दिया। इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैंने कहा आप बेस वही तीन साइड्स में से कोई एक साइड ले सकते हो ना, तो मैंने कह दिया ये डीबी बेस ले लो, डीबी, क्या ले लो? डी बी। अब आप ये सोच के बताओ इस डीबी पर हाइट कौन सी बन रही है और कहां बन रही है? सारे बच्चे सोच के बताओ। भाई एडी पर हाइट बनी थी हमारी ईएन ऊपर वाले ट्रायंगल में, एई पर हाइट बनी थी हमारी डीएम ऊपर वाले ट्रायंगल में। इस डीबी पर हाइट कहां बन रही है और क्या नाम है इस फिगर के अंदर? ये बनी हुई नहीं है, ऐसे भी कह सकते हो सर बनी हुई नहीं है, कैसे बताएं? बताओ, बोलो शौर्य, डीबी पे हाइट बनी हुई है क्या? मीटिंग तो नहीं खत्म हो गई? सर डी। डीई, डीई अगर डीबी पे हाइट होती तो यहाँ 90 डिग्री होता ना, क्योंकि हाइट और बेस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, चेक करो। एडी और ईएन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, एडी और ईएन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना। दूसरे पॉइंट में आप चेक करो, एई और डीएम एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, एई और डीएम भी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो अगर आप कह रहे हो कि साहब इस पे ईडी हाइट है, तो ईडी अगर हाइट होगी तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ये नहीं कि परपेंडिकुलर है। और अब ध्यान से देखो, परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर होता तो डीबी ऐसा होता कुछ, तब जाके परपेंडिकुलर होता। तो ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है क्या? 90 डिग्री तो इतना ही रह गया, इससे बड़ा एंगल है क्या 90 डिग्री से, बताओ? तो अगर ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है क्या? तो इसकी हाइट इस ट्राइंगल के बाहर बनेगी क्या? बीडी को आगे ए एन तक एक्सटेंड करके जो ईएन बनी हुई है ना, ये ईएन ही इसकी हाइट है। बोलो समझ आया? तो ये चीज सबको समझ में आ गई क्या? डीबी के ऊपर जो हाइट बनी हुई है, क्योंकि डी पर ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। ये कैसे पता चला? क्योंकि राइट एंगल तो ऐसा बनता, ये बनता राइट एंगल, राइट एंगल से बड़ा एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल के केस में हाइट बाहर बनती है, अभी मैंने इलस्ट्रेट करके बताया था। ये ट्राइंगल ऐसे रखा हुआ है, इस ट्राइंगल को ऐसे सीधा करो सारे बच्चे, ऐसे सीधा करोगे तो फिर पता चलेगा कि आगे इसको इतना एक्सटेंड करना पड़ा तब जाके ये बाहर हाइट ईएन बनी। तो इसकी हाइट ईएन है, ये समझ में आ गई क्या सबको? ईएन लिख दूं इसकी हाइट, इस तरीके से इसका एरिया निकलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है क्या?
बोलिए। सर EN कैसा है? DN पे बनी थी ना हाइट तो। अभी हमने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाया था बेटा। लेट्स से ये बी है, ये डी है और ये ई है। ये जो ट्रायंगल है ना जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है बी डी ई, दिख रहा है आपको? इस बी डी ई को मैंने सीधा कर दिया। ये वाला सेम ट्रायंगल है, यही वाला ट्रायंगल, इसको मैंने सीधा करके रख दिया। ठीक है। अब मुझे बताओ बी डी पर आप हाइट कैसे बनाओगे? इस डी को आगे एक्सटेंड करोगे और फिर ई से हाइट बनाओगे लाइक दिस, ई एन। बोलो। यस Yes. सर। हाइट बाहर क्यों बन रही है? क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो इसको सीधा करके देखो। तो अब आप इसको उससे कंपेयर करो। तो उस डी को आगे एक्सटेंड करोगे और ई एन हाइट बनेगी, बताओ। क्लियर है क्या? यस। यस सर। ओके। अब ऐसा ही एक ट्रायंगल और है नीचे, उस चौथे ट्रायंगल का भी एरिया निकालो और फिर इन सबको क्लब करते हैं एक साथ। एरिया ट्रायंगल बीडीई हो गया ना, बीडीई हो गया। तो अब लो सीडीई, सीईडी, सीईडी। और सीईडी में अगर मैं कहूं बेटा बेस ले लो आप ईसी, तो ईसी पर कौन सी हाइट बनी है वो सोच के बताओ। मैं इस वाले ट्रायंगल को हाईलाइट कर देता हूं ग्रीन कलर से। अब आप बताओ यहां पे ईसी पर कौन सी हाइट बनेगी? अब तो बता सकते हो, एक करके बता दिया तो अब तो दूसरा बता सकते हो ना। बोलो सारे बच्चे, ईसी पर कौन सी हाइट बनेगी? हम्म। EM। ई एम। आपने एक चीज नोटिस नहीं करी बेटा अभी तक? ट्राइंगल एडीई के अंदर अगर मैं, हाँ चलो ठीक है, डीएम सही बोला आपने। हाँ चलो, ट्राइंगल एडीई के अंदर अगर मैंने एडी को बेस ले लिया तो हाइट हमेशा ई से स्टार्ट होगी। चेक करो, ई से स्टार्ट हुई है। अगर मैंने यहाँ पे एई बेस ले लिया तो हाइट डी से स्टार्ट हो रही है। चेक करो, डी से स्टार्ट हो रही है। अगर मैंने यहाँ पे डीबी को बेस ले लिया तो हाइट थर्ड लेटर ई से स्टार्ट हो रही है। देखो ई से स्टार्ट हो रही है। और अगर यहाँ पे मैं ईसी को बेस लूंगा तो थर्ड लेटर कौन सा बचा? डी। तो इसकी हाइट कहाँ से स्टार्ट होगी? डी से। और डी से आगे एक्सटेंड करेंगे, वही ऑब्ट्यूज एंगल वाला केस बन गया ये भी। तो कहाँ बनेगी इसकी हाइट? ये डीएम ही इसकी हाइट बनेगी। जब मैं सीई को आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये बनेगा परपेंडिकुलर। ठीक है, समझ आया? तो डीएम लिख दूं उसको मैं? बोलो यहाँ तक कोई डाउट? ये चारों केसेस समझ में आ गए, बेस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट्स के? बोलो। सर ट्रायंगल ED में ट्राइंगल ईडी, ADE। एडीई ऊपर वाला, ऊपर वाला यस ट्राइंगल, सर। ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना नहीं है? लेट्स से ऊपर वाला ट्राइंगल है एडीई, ए डी। सर क्या? सर इसमें बेस अगर DE लेंगे तो हाइट कौन सी होगी? बेस अगर डीई लेंगे तो फिर ए से हाइट बनानी पड़ेगी, लेकिन हमने बेस डीई लिया ही नहीं ना। हमने बेस लिया है एक बार एडी, एक बार एई। भाई मुझे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के लिए डीई का कोई रोल नहीं है ना, मेरे को एडी और डी एई को इन्वॉल्व करना है कुछ रेशियो बनाने में, इसलिए मैंने बेस वो वाला लिया नहीं। अगर मैं डीई को बेस लेता हूं तो फिर हाइट ए से बनेगी, तीसरे लेटर से बनती है हमेशा हाइट। अगर मैंने बेस एडी लिया, अगर मैंने बेस एडी लिया तो तीसरा लेटर ई है, तो ई से बनेगी हाइट, ई एम। ठीक है, अभी क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। आपने क्लास नाइन्थ में एक थ्योरम पढ़ी होगी, उसका भी यहाँ पे रोल है कि अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में दो ट्रायंगल्स फंसे हुए हों जिनका बेस सेम है, मान लो बेस रख दिया मैंने बी सी, तो बीसी बेस के अंदर, बीसी बेस को इस्तेमाल करके मैं दो ट्रायंगल बनाता हूं। एक बना दिया मैंने एबीसी, ठीक है, एक बना दिया मैंने पीबीसी। तो ये जो दो ट्रायंगल बने एबीसी पीबीसी, ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाया कर रहे हैं। बोलो। यस सर। लास्ट ईयर आपका चैप्टर कट गया था, फिर भी मैंने शायद थोड़ा बता दिया था, अभी रिपीट करते हैं। क्या चाहिए? चेयर। ये सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाया कर रहे हैं, यस और नो? हाँ जी। यस सर।
Yes, और sir. दूसरी चीज, इनका बेस भी सेम है बीसी, इनका बेस भी सेम है बीसी, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया भी इक्वल होगा। बोलो समझ आया? ऐसे दो ट्राइंगल्स जो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं और सेम बेस पर हैं, उनका एरिया इक्वल होता है। तो हमारे फिगर में ट्राइंगल बीडीई और ट्राइंगल सीईडी इस वाली चीज को फुलफिल करते हैं क्या? क्या ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है क्या? बताओ। ट्राइंगल बीडीई और ट्राइंगल सीईडी सेम पैरेलल लाइंस डीई और बीसी के बीच में फंसे हुए हैं दोनों, और Yes, sir. दोनों का बेस डीई है, दोनों का बेस डीई है, कॉमन बेस है डी। पानी, हाँ उस बाहर नहीं है क्या? देखना। हाँ चलो इधर से ले लो। दोनों का कॉमन बेस क्या है? इधर से ले लो, इधर, हाँ इधर से ले लो, ठीक है। दोनों का कॉमन बेस डीई है ना? बताओ। देखो डीई इसमें भी आ रहा है, डीई इसमें भी आ रहा है, तो दोनों का कॉमन बेस है ना, तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल होगा नहीं होगा? बोलो समझ में आई क्या बात? इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? ट्राइंगल बीडीई और ट्राइंगल सीईडी का, बताओ। बोलो, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हुआ नहीं हुआ? जवाब दो। हम्म, बोलो भाई, जवाब तो दो, कुछ तो बोलो। हाँ ना, आया समझ, नहीं आया फिर से बताओ, एक बार बोलो, कुछ तो बताओ। अब वापस एक बार बताइए। वापस से बताएं। मैं वापस से बता दूं। हाँ, ये हैं दो पैरेलल लाइंस, इनके बीच में दो ट्राइंगल फंसा दो। एक ट्राइंगल फंसा दिया मैंने, ये मान लो इसका बेस है बीसी, एबीसी। अब बीसी बेस को पकड़ के एक और ट्राइंगल बनाओ, बीसी बेस को पकड़ के, इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में फंसा हुआ होना चाहिए वो। बीसी बेस को पकड़ के एक और ट्राइंगल बनाओ, लेट्स से मैंने बना दिया पीबीसी, बना दिया। तो ये पीबीसी और एबीसी, एबीसी और पीबीसी, ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है क्या? पहले तो ये देखो, हैं? फिर ये देखो दोनों का बेस सेम है क्या? बीसी बीसी, बीसी बीसी दोनों का बेस सेम है, तो फिर इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। अब ये समझ में आ गई क्या? यस सर। अब हमारे फिगर, Yes, sir. अब हमारे फिगर पे आओ। हमारे फिगर पे डीई पैरेलल बीसी है ना? एज पर द कंस्ट्रक्शन वर्क वी हैव, नहीं एज पर द कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं, एज पर द गिवन वर्क, डीई पैरेलल बीसी तो गिवन में ही है कि नहीं है? बोलो, है ना? तो डीई, चलो इसे देखो, डीई बी सी, ये पैरेलल लाइंस हैं। अब मैं एक ट्राइंगल बना रहा हूं डीई बेस को पकड़ के, उस ट्राइंगल का नाम रख देता हूं बीडीई, ओके। और एक ट्राइंगल में बना रहा हूं वही डीई बेस को पकड़ के, उस ट्राइंगल का नाम रख देता हूं सीडीई। तो ये जो दो ट्राइंगल मैंने बनाए, क्या ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस और सेम बेस पर हैं क्या? Yes, sir. यही तो है वो दो ट्राइंगल्स, बीडीई सीईडी जो अभी मैंने बनाए। तो इन दोनों का एरिया इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। ये हमारा चैप्टर नंबर सर 3। इसमें बीसी, हाँ बोलो बोलो, पहले आप बोलो क्या कह रहे हो। सर इसमें बीसी बेस मानकर भी तो ट्रायंगल्स बन रहे हैं ना। देखो, बीसी अगर मैं बेस मानूंगा, बीसी अगर मैं बेस मानूंगा, बी सी डी ई, अगर मैं बीसी बेस मानूंगा तो ट्राइंगल बनेगा एक तो डीबीसी, ये वाला ट्राइंगल, राइट, और एक ट्राइंगल बनेगा ईबीसी, ये वाला ट्राइंगल, है ना? तो इन दोनों में से कोई भी यस ट्राइंगल मैंने यहां नहीं लिया ना, इन दोनों में से कोई भी ट्राइंगल मैंने यहां लिया है कि बीडीई या सीईडी में? बोलो। सर, ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं आप, इन दोनों का एरिया भी इक्वल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ट्राइंगल डीबीसी और ट्राइंगल ईबीसी का एरिया भी आप इक्वल कर सकते हो, बट इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए उसका कोई रोल नहीं है। वैसे आप इन जनरल कर सकते हो इन दोनों का एरिया इक्वल। अभी ठीक है? यस सर, तो हम इसको यूज कर सकते हैं क्या सर इस क्लास में भी? हाँ बिल्कुल, उसके बिना तो प्रूव ही नहीं होगा। अभी आपको मैं एनसीईआरटी में लिखा हुआ दिखा देता हूँ, सुनो। ये जैसे पैरेलल लाइंस है, तो इस पैरेलल लाइंस में जो आप कॉमन बेस ले रहे हो ना दो ट्राइंगल्स का, वो कॉमन बेस नीचे वाली पैरेलल लाइन में भी हो सकता है जैसे बीसी, और वो कॉमन बेस ऊपर वाले पैरेलल लाइन पे भी लाया कर सकता है बीसी, किसी भी एक पैरेलल लाइन पे कॉमन बेस लाया कर सकता है। तो हमारे केस में
हमने वो कॉमन बेस ऊपर वाली पैरेलल लाइन पे लाया करा दिया, डीई पे लाया करा दिया। तो डीई हो गया हमारा कॉमन बेस, और सामने से एक बार पकड़ लिया बी, एक बार पकड़ लिया सी, तो ट्रायंगल बन गया डीबीई, बीडीई, और एक बार बन गया सीईडी। इन दोनों का एरिया हो जाएगा इक्वल, यानी कि ये जो लास्ट के जो दो ट्रायंगल्स लिखे हैं इनका एरिया हो जाएगा इक्वल। अभी क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, अभी क्लियर है तो अब सुनो ध्यान से। अच्छा, इन दोनों का एरिया इक्वल है, और उन दोनों का एरिया इक्वल है क्या? हम्म। अरे तो ट्रायंगल ही नो सेम है ना, सर। ये तो ट्रायंगल ही सेम है। हाँ। एडीई एडीई, जब नाम ही सेम है, ट्रायंगल ही सेम है, तो सेम ट्रायंगल का एरिया मैं दो अलग तरीके से निकाल रहा हूं तो क्या अलग अलग निकलेगा क्या? एक ही तो ट्रायंगल है नो। एडी, उसका एरिया एक बार एडी बेस मान के निकाला, एक बार एई बेस मान के निकाला, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे? अब आप एक काम करें, आप इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो इससे निकालें, एरिया ट्रायंगल एडीई, और इस थर्ड वाले ट्रायंगल का एरिया क्या है, एरिया ट्रायंगल बीडीई। तो मुझे तो बस ये बताओ, इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया के रेशियो के बराबर होगा क्या? एरिया ट्रायंगल दूसरे का चौथे से, सीईडी। देखो ध्यान से, न्यूमरेटर पार्ट तो मैंने लिया है एडीई एडीई, तो ये तो सेम ही ट्रायंगल है, और डिनोमिनेटर पार्ट में जो दो ट्रायंगल्स लिए इनका एरिया इक्वल है, अभी अभी आपको बता दिया। तो ये रेशियो सही होगा क्या, इक्वल होगा क्या ये रेशियो? यस सर। पहले ट्रायंगल के एरिया का तीसरे ट्रायंगल के एरिया से जो रेशियो होगा, वही रेशियो दूसरे ट्रायंगल का एरिया का चौथे ट्रायंगल के एरिया से होगा। क्यों होगा? क्योंकि न्यूमरेटर पार्ट में जो ट्रायंगल्स रखे हुए हैं वो तो है ही सेम, और डिनोमिनेटर पार्ट्स में जो ट्रायंगल रखे हुए हैं उनका एरिया इक्वल क्यों है, अभी मैंने एक लॉजिक से बता दिया आपको। क्लियर है यहां तक? अब आप इनकी वैल्यूज पुटअप करें जरा। एरिया ट्रायंगल एडीई की वैल्यू इधर तो ये पुटअप करें और इधर ये पुटअप करें, दो बार है ना, तो एक बार तो एडी बेस लेके पुटअप करें। बोलो क्या आ रही है, हाफ इंटू, क्या आ रही है बोलो, एडी इंटू ई एन, डिवाइडेड बाय बीडीई की क्या है, हाफ इंटू डीबी इंटू ई एन। ठीक है, इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल एडी का आप सेकंड वाला पार्ट पकड़ो, मतलब एरिया ट्रायंगल एडी को दो तरीके से सॉल्व किया है ना, तो इधर तो पहले तरीके वाला पार्ट लिखिए, इधर सेकंड तरीके वाला, तो हाफ इंटू, बोलो क्या बनेगा, ए ई इंटू डी एम, और फिर चौथे ट्रायंगल का एरिया नीचे नीचे लिखा हुआ है उसको लिखो, हाफ इंटू ई सी इंटू डी एम। अब इनको काटो पीटो, जो कट रहा है, हाफ से हाफ, हाफ से हाफ, तो दोनों साइड कट गया, ई एन से ई एन क्योंकि हाइट सेम है इन दोनों की, और डीएम से डीएम, बचा क्या, एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी। क्या यही प्रूव करना था हमको इस थ्योरम के अंदर? हेंस प्रूव्ड हो गया। बोलो समझ आया? यस सर। अब लिखने का काम करें फटाफट, यस सर। लिखना स्टार्ट करें। ओके, तो समझ में आ गया तो लिखने में दिक्कत नहीं आएगी, जब अगर समझ में नहीं आता तो लिखने में दिक्कत आती है, अब तो बस कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट राइटिंग डाउन द प्रूफ ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम विच वी स्टडीड इन ट्राइंगल एडी। सबसे पहले ट्राइंगल एडी यानी ऊपर वाला ट्राइंगल उठाया मैंने, उस वाले ट्राइंगल के अंदर डीएम को एई से परपेंडिकुलर किया है और ईएन को एडी से परपेंडिकुलर किया है। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन किया है। फिर मैंने ट्राइंगल एडीई यानी इस ट्राइंगल का एरिया दो तरीके से निकाला, एक बार तो निकाला हाफ इंटू एई इंटू डीएम, और एक बार निकाला हाफ इंटू एडी इंटू ईएन, यानी एक बार बेस एई लिया, एक बार बेस एडी लिया। तो एई पे डीएम हाइट बन रही है, एई पे डीएम हाइट बन रही है, एडी पे ईएन हाइट बन रही है, एडी पे ईएन हाइट बन रही है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मार्क कर लो। जो अभी हमने आपको समझाया सेम टू सेम, बस उसकी उसको अब ऑथेंटिक तरीके से लिखने का काम करेंगे, बाकी सब सेम वही चलेगा जो अभी अभी समझाया गया। नीचे कर दीजिए। दो इक्वेशंस बन गई।
एक ही ट्राइंगल का दो तरीके से एरिया निकालिए, एक बार ए को बेस मान के, एक बार एडी को बेस मान के। ओके, अब नीचे दो ट्राइंगल कौन से, बीडीई और सीईडी, उसका एरिया निकालेंगे। और वो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो उसका एरिया के लिए जो हाइट होगी वो बाहर होगी। ये सब हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे यहाँ पे कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो उसका इसकी हाइट बाहर है, देखो ये अंडरस्टूड है, वो आपको समझाने के लिए था सारा इलस्ट्रेशन। आप इस बात को डाइजेस्ट तो करो कि इसकी हाइट बाहर है, इसलिए आपको अलग से एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बना के दिखाया गया। ठीक है, बाकी आपको उसको नहीं समझाना, वो तो समझदार है, उसको तो पता ही है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो इसकी हाइट बाहर है। ठीक है, तो ट्राइंगल बी डी ई एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, तो उसकी हाइट जो होगी, अगर मैं डीबी को बेस मान लूं तो उसकी हाइट ई एन होगी जो बाहर बैठी है। बस आप तो लिख देना ट्राइंगल एडीई, एरिया ट्राइंगल एडी क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डीबी इंटू ई एन। और जो दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल सीडीई, सीडीई की का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ई सी इंटू डीएम। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 भी बन गई। 4 इक्वेशंस तक काम हो गया क्या सभी का? यस सर। माइक ऑफ करो प्लीज शौर्य, ये जिसका भी ऑन। इतना काम हो गया सभी का? इतना काम हो गया सभी का? सर ओके, अब इक्वेशन 1 एंड 2 में जो दो ट्राइंगल्स यूज हुए हैं वो दोनों तो हैं ही इक्वल, तो उनका एरिया तो होगा ही इक्वल, ये तो ट्राइंगल्स ही सेम है, तो इन दोनों का एरिया ये वाला आर एच एस से इक्वल होगा ही होगा। लेकिन इक्वेशन 3 और 4 में जो ट्राइंगल्स यूज हुए हैं उनका एरिया इक्वल है, इस बात को एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग ट्राइंगल्स हैं। फर्स्ट एंड सेकंड में तो सेम ट्राइंगल है लेकिन यहाँ तो अलग अलग है ना। तो इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल करने के लिए हमको दो बातें लिखनी पड़ेंगी। पहली बात कि ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस में, दूसरी बात दोनों का बेस सेम है। और ऐसे आप कभी भी किसी भी दो ट्राइंगल का एरिया इक्वल कर सकते हो जो दो सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो और उनका बेस कॉमन हो। ठीक है, तो हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे। और मैं एक बात बता रहा था, बीच में किसी ने टोका तो मैं भूल गया, लास्ट ईयर ये चैप्टर नंबर 8 था आपका जो ओमिट हो गया था। उस चैप्टर का नाम था एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स। उसमें पूरे चैप्टर में यही राम कहानी चली थी कि दो ट्राइंगल्स अगर सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हैं और सेम बेस पर हैं तो एरिया इक्वल है। और उसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस थे जो कट गया था, इसलिए आपको ये बहुत नई लग रही है चीज। ठीक है, देखो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, ट्राइंगल बीडीई एंड ट्राइंगल सीडीई लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस भी बताओ कौन सी, डीई एंड बीसी, और सेम बेस ऑल्सो ऑन द सेम बेस, सेम बेस भी बताओ कौन सा, डीई। ये लाइन लिखकर हम सीधे लिख देंगे कि इसलिए इनका एरिया इक्वल होगा, इसलिए इनका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। दैट विल बी माय इक्वेशन नंबर 5। दैट विल बी माय इक्वेशन नंबर 5। यस सर। ठीक है, देख लिया। सो एरिया ट्राइंगल बीडीई इज इक्वल टू एरिया ट्राइंगल सीडीई। 5 इक्वेशंस हो गई हमारी। यस सर हो गई। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 3 4 5 को देखो पहले तो। 3 4 5 मैं सबको एक साथ 3 3 4 5 को एक साथ लाने की कोशिश करता हूँ, देखो दिख जाए तो। देखो 3 4 5 एक साथ दिख रही है एक ही स्क्रीन पे। ये तो है 3, ये है 4 और ये है 5। दिख रही है 3 3 4 5, इन 3 4 5 को हाईलाइट कर दिया मैंने, दिख रही है क्या? तो 3 4 5 इक्वेशन में इक्वेशन 5 जो है वो क्या कहती है, एरिया ट्राइंगल बीडीई एरिया ट्राइंगल सीडीई के बराबर है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स तो इक्वेशन 3 एंड 4 के एलएचएस पार्ट है ना? तो इक्वेशन 5 के हिसाब से इक्वेशन 3 और 4 के एलएचएस पार्ट्स बराबर हो गए, तो फिर आरएचएस पार्ट्स भी बराबर होंगे। बोलो, इक्वेशन 5 के हिसाब से इक्वेशन 3 एंड 4 के एलएचएस पार्ट्स बराबर हैं, तो फिर किसी भी दो इक्वेशंस के अगर एलएचएस पार्ट्स बराबर हो तो आरएचएस पार्ट्स भी बराबर होते हैं। तो 3 4 5 तीनों इक्वेशन को एक साथ रीड करें तो ये चीज इसके इक्वल हो जाएगी, हो जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 4 एंड 5 लिख दो, फ्रॉम इक्वेशन 3 4 एंड 5 हाफ इंटू डीबी इंटू ई एन। ये इक्वेशन 4 का आरएचएस पार्ट है, ये इक्वेशन 5 का आरएचएस पार्ट है।
ये क्वेश्चन 4 का आरएचएस पार्ट है, ये क्वेश्चन 5 का आरएचएस पार्ट है। मैंने 4 एंड 5 का आरएचएस पार्ट इक्वेट क्यों किया? क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 क्या कहता है कि इक्वेशन 4 का एलएचएस पार्ट भी इक्वल है। ये माइक ऑफ करो प्लीज। क्लास 9 आप लीव कर सकते हो, अभी फर्स्ट मीटिंग पे आना है आपको 2 मिनट के बाद। इधर से लीव कर लो, फर्स्ट वाली आईडी पे चलो, वहीं आता हूं मैं। तो हाफ से हाफ काट दिया, तो यहां से डीबी इंटू ई एन इज इक्वल टू क्या हो गया? ईसी इंटू डीएम। ओके, क्या किया मैंने? डीबी के नीचे ईसी को ले आए और डीएम के नीचे ईएन को ले आए, तो एक रेशियो बन गया यहां से डीबी बाय ईसी इक्वल टू डीएम बाय ईएन। इसको मार्क कर लो इक्वेशन 6। हो गया इतना काम सभी का? अब देखो, जब जनरल लैंग्वेज में प्रूव कर रहे थे तो थोड़ा कैजुअली कर दिया, लेकिन अभी जब हम लिखेंगे एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ये इसको प्रूव करने का, तो थोड़ा ऑथेंटिक तरीके से लिखेंगे ना। ठीक है, तो दिस इज माई इक्वेशन नंबर 6। क्लियर? एनी डाउट्स अप टू हेयर? अप टू इक्वेशन नंबर 6 कोई डाउट है किसी को? बोलो। इक्वेशन नंबर 6 तक कोई डाउट है किसी को? अब इक्वेशन 1 एंड 2 के एलएचएस तो वैसे ही बराबर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों के आरएचएस बराबर करो जल्दी। ठीक है, तो वही हाफ से हाफ काटा। इक्वेशन 1 एंड 2 के एलएचएस तो साफ साफ दिख रहे हैं ना, बराबर है, सेमी तो ट्राइंगल है, तो आरएचएस पार्ट को बराबर किया। आरएचएस पार्ट को बराबर करके अगेन हाफ से हाफ काटा, तो रेशियो क्या बना यहाँ से? एई इंटू डीएम, और वहां से क्या बना? एडी इंटू ईएन। एई के नीचे नहीं, डीएम के नीचे किसको ले आया मैं? ईएन को। डीएम के नीचे किसको ले आया मैं? एन को। और एडी के नीचे किसको ले गया मैं? एई को। तो क्या रेशियो बना? डीएम बाय ई एन इक्वल टू एडी बाय ए। यहां तक कोई डाउट? टेल मी, इक्वेशन 7 क्लियर है क्या सबको? बोलो। यस सर। अब 6 और 7 को साथ में देखो, आपका काम तमाम हो गया, मतलब क्वेश्चन का काम आपका नहीं। इक्वेशन 6 एंड 7 को साथ में देखो, साथ में देखो। वेर इज 6 एंड वेर इज 7? कहाँ गया? ये रही 6 और ये रही 7। इक्वेशन 6 देखो, डीवी बाई ई सी इक्वल टू डीएम बाई ई एन। इक्वेशन 7 देखो, डीएम बाई ई एन इक्वल टू एडी बाई। तो ये डीएम बाई ई एन और ये डीएम बाई ई एन ये कॉमन हो गया, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ये मोर। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 डीबी बाई ई सी इक्वल टू एडी बाई, या पहले ये ले लो एडी बाई ए इक्वल टू डीबी बाई ई सी। यही प्रूव करना था क्या? नहीं, ये प्रूव नहीं करना था, एक बार लिख लो इसे। फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड 7 डीबी बाई ई सी और एडी बाई ए को इक्वेट कर दो। एडी बाई ए एलएचएस में लिख दो ये वाला पार्ट, और डीबी बाई ई सी आरएचएस में लिख दो। अब इसके बाद बस एक चेंजेस कर दो, इस डीबी को इस एडी के नीचे ले आओ और इस एई को इसके ऊपर ले जाओ, इन दोनों को एक्सचेंज कर दो। ठीक है, डीबी को तो एडी के नीचे ले आओ और एई को ईसी के ऊपर ले आओ, तो एडी बाई डीबी इक्वल टू एई बाई ईसी। ये हो गया आपका फाइनल इक्वेशन। अच्छा, हो गया क्या? समझ आ गया? चाहो तो आप इसको 2 स्टेप्स में भी कर सकते हो, यहां से आने का काम कैसे? पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो, एडी इंटू ई सी इक्वल टू डीबी इंटू एई। और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फिर अब आपको एडी के नीचे डीबी चाहिए, तो डीबी को इसके नीचे ले जाओ और ईसी को बचे हुए को इसके नीचे ले जाओ। और चाहो तो एक ही स्टेप में विदाउट क्रॉस मल्टीप्लाई भी आप डीबी और एई की अपनी पोजीशन चेंज कर दो, डीबी को उधर ले आओ, एई को उधर ले जाओ। बोलो, समझ आया? यस सर। ओके, अब देखो, इसको प्रूव करते टाइम ये रेशियो से पहले जो ऊपर रेशियो आया है, ध्यान से सुनना, अगर ये रेशियो सच है तो इसके ऊपर वाला रेशियो भी सच है क्या? ये भी सच है, इसी से तो बना ये रेशियो। ध्यान से देखो, तो ये रेशियो जितना सच है उतना ही सच ऊपर वाला रेशियो भी है। अब आप फिगर के अंदर देखो ये रेशियो क्या कहता है, मतलब इस रेशियो, ये रेशियो कहाँ दिखाई दे रहा है? एडी बाई एई, एडी बाई एई इक्वल टू डीबी बाई ई सी। वेयर इज द फिगर?
देखो AD बाय AE इक्वल टू क्या कह रहा है, DB बाय EC। तो यहां से यानी कि बेसिक्स प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से दो रेशियो बन सकते हैं, या तो बनेगा AD बाय DB, या तो क्या बनेगा AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC। हमको जिसमें ये वाला रेशियो यूज करना होगा मैं ये वाला रेशियो यूज कर लूंगा, और किसी क्वेश्चन में ये रेशियो भी यूज करना पड़ सकता है कि ऊपर का ऊपर से रेशियो लो और नीचे का नीचे। अभी क्या हुआ, ऊपर का नीचे से, ऊपर का नीचे से, यानी मेन रेशियो तो यही है, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम मेन रेशियो यही देती है, ऊपर का नीचे से ऊपर का रेशियो से। लेकिन इसी रेशियो से एक और रेशियो बन रहा है, कब, जब मैं AE को तो नीचे पहुंचा दूं और DB को ऊपर पहुंचा दूं, तो फिर क्या रेशियो बन रहा है, ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। तो ऊपर का ऊपर से AD बाय AE, AD बाय क्या बनेगा बताओ, AD बाय AE, ऊपर का ऊपर से AD बाय AE, ऊपर का ऊपर से और नीचे का नीचे से DB बाय EC। तो ये रेशियो भी तो एक दूसरे से पैदा किए जा सकते हैं ना। तो हमको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के दो रिजल्ट्स याद रखने। मेन रिजल्ट तो ये है कि जो रेशियो बनेगा ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, और एक सेकेंडरी रिजल्ट और बनता है ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से। ये रेशियो भी बराबर आएगा, ये रेशियो भी बराबर आएगा, आएगा ना। अभी प्रूव करते टाइम भी यस दोनों सर। रेशियो, ये प्रूव करते टाइम भी दोनों रेशियो निकल के आया ना। एक्चुअली यस सर। मेन रेशियो तो एक्चुअली सेकेंडरी रेशियो से ही बना, पहले हमारा सेकेंडरी रेशियो प्रूव हुआ है, चेक करो। मेन रेशियो तो उल्टा बाद में प्रूव हुआ है। ठीक है, क्लियर है क्या सारी बातें? यस सर। ठीक है, तो दिस sir. वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर नंबर 6। बिलीव मी, 4 मार्कर क्वेश्चन है जो करीब करीब हर साल आता है, करीब करीब। ठीक है, प्रूफ ऑफ BPT, शॉर्ट में कहते हैं इसको BPT। कल क्या करेंगे, कल हम BPT का कन्वर्स करेंगे, लेकिन BPT का कन्वर्स का प्रूफ हमारे कोर्स में नहीं है, केवल कन्वर्स पढ़ना है कि होता क्या है, उल्टा थ्योरम, पर उसका प्रूफ नहीं करना कहीं भी हमें। तो वो केवल पढ़ने का ही काम करना है, तो वो जल्दी हो जाएगा और कल ही अपन एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। यस सर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ बाय नाइस सर। कीप लर्निंग एंड बाय।